पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और हम आज चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड विवाद पर। हम समझेंगे वक्फ बोर्ड विवाद क्या है और इस पर क्यों इतना तूफान मचा है, इस पर किस राजनीतिक दल का क्या स्टैंड है और इसको लेकर नियमों में किए जा रहे बदलाव का क्या असर पड़ेगा। बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से। देखिए दीपक, आपने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर बवाल मचा हुआ है। सही में सियासी तूफान तो मचा ही हुआ है और कारण है कि विपक्ष कह रहा है कि इससे जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी और उनकी संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। और वक्फ बोर्ड को पर चर्चा करने के पहले उसके बारे में समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आम लोग जानते ही नहीं हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। तो इसकी अवधारणा सुल्तानों के ज़माने में शुरू हुई थी और जहाँ तक मुझे पता है कि सुल्तान मुइजुद्दीन सामगौरी थे, उन्होंने पहली बार वक्फ बोर्ड को 2 गांव दान में दे दी थी। तो वक्फ बोर्ड का मतलब है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी बिल्डिंग वो दान में देते हैं और उसका इस्तेमाल वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से करता है। उस पर सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का कोई हक नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। तो जो गौरी ने दिया था सुल्तान की मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान में, तो पहली वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जो सुल्तान ने दिया था मुल्तान के जामा मस्जिद के लिए। और उसके बाद तेज़ी आ गई। अब जो भी सुल्तान आए वक्फ बोर्ड को दान में ज़मीन देने लगे, संपत्ति देने लगे, गांव देने लगे और बहुत संपत्ति आ गई वक्फ बोर्ड के पास। और जहाँ तक जानकारी है मुझे कि वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में 9,54,000 एकड़ ज़मीन है। 9,54,000 एकड़ ज़मीन, इसकी कीमत का अंदाज़ा आप तो लगा ही सकते हैं। और 8.5 लाख भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, सैकड़ों हज़ारों गांव हैं। मतलब उस संपत्ति की कीमत 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो विवाद तो होगा। अब भाई वक्फ बोर्ड क्या है? धार्मिक संस्था ही है जिस पर पूरा अधिकार वक्फ बोर्ड का है। सरकार, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, कोई हस्तक्षेप नहीं करती। उनके अधिकार क्षेत्र में कुछ है ही नहीं। तो वक्फ बोर्ड के पास तो इतना अधिकार है कि किसी भी गांव और किसी भी ज़मीन पर हाथ रख दे तो उसका हो जाएगा। उसको प्रमाण नहीं देना है कि मेरा कैसे है, कह दिया कि मेरा है तो है। और आपने देखा ही कि कई विवाद सामने आए हैं बिहार में भी। बिहार का भी एक गांव है गोविंदपुर, गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। तो फिर केंद्रीय टीम आई, संसदीय बोर्ड की जो टीम बनी है, जेपीसी की टीम, वो आई और उसने जांच पड़ताल की, मामला कोर्ट में गया, तब जाकर राहत मिली। इसी तरह से मुझे याद है कि तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई में 1500 साल पुराने एक मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। और मंदिर के आसपास जो ज़मीनें हैं उनको भी वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है। तो वक्फ बोर्ड के पास इतना अधिकार है कि वो जिस ज़मीन पर उंगली रख दे उसका हो जाएगा। उसको प्रमाण नहीं दिखाना है कि भूमि, ये संपत्ति उसकी है। तो सोचिए कितना अधिकार है। तो मांग उठने लगी। 2 गांवों पर दावा कर दिया तो मांग उठने लगी कि भाई तो बड़ा बवाल होगा। जब गांव पर ही दावा करने लगा वक्फ बोर्ड, जहां सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं, तो विवाद हुआ और उसकी वजह से मांग उठी और ये विधेयक का प्रस्ताव आया। वक्फ का मतलब ही होता है, जो ये अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है खुदा को अर्पित की गई ज़मीन। अब अगर हम लोग आंकड़ों पर गौर करें तो कैथोलिक चर्च और रेलवे के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी है वक्फ बोर्ड। लाखों एकड़ की ज़मीन है और इसके फैसलों को, अगर किसी ज़मीन से संबंधित, किसी भी ज़मीन से संबंधित कोई फैसला अगर वक्फ बोर्ड लेता है तो इसको अदालत में चुनौती देना भी मुश्किल है, इसको पलटना भी मुश्किल है। नहीं देना। और जिसकी ज़मीन पर दावा किया गया उसको प्रमाण देना है कि ज़मीन कैसे मैं इसको ओन करता हूँ। कितना मुश्किल काम है कि हमने दावा कर दिया कि इस ज़मीन पर, इस बिल्डिंग पर मेरा अधिकार है। और बहुत ऐसी ज़मीन है, बहुत ऐसे भवन हैं जिसके दस्तावेज मालिक के पास है ही नहीं।
वो कैसे प्रूफ करेगा कि मेरी ज़मीन है? वो पूछता ही नहीं है। 100 साल नहीं से है। रह रहा है, 2 साल से 1500 साल से मंदिर है और उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। मंदिर कैसे प्रमाणित करेगा कि मेरी ज़मीन है? तो ये विवाद जब होने लगा, गाँवों पर दावा कर दिया कि ये गाँव मेरा है, तो गांव में सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं, पुश्तैनी घर है, किसी के पास कागज़ पेपर भी नहीं होगा, और उस गांव पर दावा कर दिया, गोविंदपुर गांव पर, तमिलनाडु के एक गांव पर कर दिया, एक मंदिर पर कर दिया। तो इस तरह के मामले जब आने लगे तो विवाद शुरू हुआ, कोर्ट में मामला गया और फिर जेपीसी की कमेटी आई, जांच की और ये विचार बना कि भाई इसके लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे वक्फ बोर्ड को लेकर कानून है, और मैं बता दूं आपको कि वक्फ बोर्ड कानून जो बना था 1954 में पहली बार बना था, और 1995 में उसमें संशोधन किया गया और उसको ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। 1954 वाला ठीक था, लेकिन 1954 के बाद जो संशोधन हुआ उसमें वक्फ बोर्ड को बेसीमित अधिकार दे दिए गए, तो उस अधिकार का दुरुपयोग होने लगा। अब वक्फ बोर्ड के लोगों से मिल करके जो भूमाफिया हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करने लगे, उस पर अपना दावा ठोकने लगे, तो विवाद लगातार बढ़ रहा था। इस पर एक कहना है, अल्पसंख्यक नेताओं का कहना है कि हमारा जो वक्फ बोर्ड है वो चैरिटी करता है, मस्जिदों का रख रखाव करता है, और हमारे धर्म के मुताबिक हम चैरिटी करने के लिए जो पैसा जुटाते हैं वो इस माध्यम से जुटाते हैं, तो फिर हमसे चैरिटी करने का अधिकार छीना जा रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड के बारे में जान लीजिए कि उसको कोई टैक्स नहीं देना है, न राज्य सरकार को न केंद्र सरकार को, तो टैक्स से फ्री है, और उसकी आमदनी पर भी कोई टैक्स नहीं है, ज़मीन पर भी, प्रॉपर्टी पर भी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ज़मीन है, अब किसी भी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड हाथ रख देगा कि मेरा है और उसकी हो जाएगी, तो विवाद बढ़ेगा कि नहीं? और ये थोड़ी बहुत ज़मीन तो है नहीं जिसको आप सुलझा लीजिएगा। 9 लाख, अब सोचिए ना, 9,54,000 एकड़ ज़मीन है, 8.5 लाख से ज़्यादा बिल्डिंग है, तो इतनी बड़ी संपत्ति किसी धार्मिक संगठन के पास भी क्यों हो? ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर कई लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत चीज़ों के लिए इस्तेमाल। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, जो संपत्ति है, उसका निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। तो जो कानून बना था 1954 में, फिर 55 में संशोधन हो गया, उसके बाद तो उनको बहुत अधिकार मिल गया। राजनीतिक कारणों से अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए इतना अधिकार उसको दे दिया गया कि अब वो तो किसी की संपत्ति पर दावा कर देगा कि मेरा है। देखिए, वो है क्या कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होती है उसको बेच नहीं सकता है वक्फ बोर्ड, उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मंदिर मस्जिद बनाने के लिए। तो उसका इस्तेमाल तो हो नहीं रहा था, व्यवसायिक इस्तेमाल हो रहा है हर जगह पर। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा देकर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली हैं, और निजी फ़ायदा ले रहा है। तो इतनी बड़ी संपत्ति है अगर किसी धार्मिक संस्था के पास, तो अगर सरकार उसको रेगुलराइज करना चाहती है कि उसके रजिस्ट्रेशन की एक सही प्रक्रिया हो, तो क्या बुराई है? अब रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया ही नहीं, हमने कह दिया, कागज़ पर लिख के दे दिया कि एक गाँव आपको दान दे दिया, तो आपका हो गया। ये कौन सी बात है भाई? तो मदनी साहब तो कह रहे हैं कि कल तो आप कहेंगे कि अब हम नमाज भी ना पढ़ें, कल आप कहेंगे कि हम मस्जिद भी रह जाएं, ये तो ऐसे तो बढ़ता जाएगा। ये भारत ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म को आज़ादी है अपने हिसाब से धर्म के पालन की। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार, चाहे वो मोदी की सरकार हो या किसी की सरकार, ये पाबंदी लगा देगी कि अब नमाज मत पढ़िए, मस्जिद मत जाइए, ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि खैरात जो है, चैरिटी जो है, वो पार्ट ऑफ इस्लाम है, तो हमारा ये अधिकार है, हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है। ये आपका अधिकार क्या है कि किसी गांव पर आप 100 साल से 200 साल से लोग बसे हुए हैं, आप दावा कर दीजिएगा कि गांव खाली करिए, ये आपका अधिकार हो सकता है। सरकारी ज़मीन पर कोई 10-12 साल रह जाता है तो सरकार खाली नहीं करा पाती है। आप कह रहे हैं कि ये गांव जहां सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं कि मेरा है। देखिए, इससे विवाद पैदा होगा और बेमनस से फैलेगा। मतलब आप मानते हैं कि पारदर्शी तरीका होना चाहिए? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड रहे, वक्फ बोर्ड रहे, ख़त्म ना हो, लेकिन उसकी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो बाकायदे, उसके नियम कानून हो। मुखे कानून नहीं होना चाहिए ना भाई। आप लिख कर दीजिए ना कि नहीं भाई, ये प्रक्रिया है, आप दान दे रहे हैं तो इस प्रक्रिया के तहत किसी को दान, वक्फ बोर्ड को दान दे सकते हैं, और उसका एक
जो प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। अभी तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है, कागज़ पर लिख दिया, मुख्य जुबान दे दिया कि भाई आपके हो गया, 2 गांव हो गया, 3 गांव हो, ये तो राजा करते थे ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया किसी ज़मीन के बारे में कि यह ज़मीन मेरी है, तो वक्फ बोर्ड को ये सबूत नहीं देना है कि वो ज़मीन कैसे, पेपर देना है ना, जिसकी ज़मीन है उसको ये सबूत देना है कि कैसे। दीपक यही मुश्किल है ना। तो जो 2024 के वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल है उसमें क्या है, संपत्ति के पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की सिफारिश की गई है और विवादित संपत्ति के नियंत्रण का अधिकार डीएम को दिया गया है कि भाई जो संपत्ति है उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ भाई ये वक्फ बोर्ड की ही ज़मीन है, किसी की ज़मीन पर दावा नहीं कर सके। दूसरी कि पुराना विवाद है वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर, तो उसका समाधान डीएम निकालेंगे। डीएम ही कस्टोडियन होता है ना स्थानीय स्तर पर, तो उसको ज़्यादा अधिकार इसमें दिया गया है कि डीएम डिसाइड करेगा कि भाई ये ज़मीन किसकी है, नहीं है। नहीं तो इससे तो फ़ायदा होगा ना। अगर अब अभी कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है लाखों एकड़ की, उसमें बहुत सारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है, तो वो सरकार हटाएगी कब्जा। तो बिल्कुल, इसमें अगर बढ़िया कानून में जो संशोधन हो रहा है उससे वक्फ बोर्ड को मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है, क्योंकि जो उसकी संपत्ति है उसको कैसे सरकार छीन लेगी। लेकिन अब सरकारी संपत्ति पर, सरकारी जमीन पर आप वक्फ बोर्ड दावा, ये जो उनकी जमीन पर जो अवैध वक्फ बोर्ड की जमीन है और वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारी जमीन पर अवैध कब्जा है, अब इस संशोधन के बाद उनको कब्जा हटाने में मदद मिलेगी, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए। जिला प्रशासन माने डीएम को कस्टोडियन बनाया गया है, उसको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, तो जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन और संपत्ति से जुड़े हुए विवाद हैं उसका निपटारा करने का अधिकार डीएम के पास होगा, तो इससे फायदा ही होगा, विवाद खत्म होंगे, विवादों का निपटारा होगा। तो इसलिए तो संशोधन में कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो पंजीकरण की संपत्ति की, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, तो विवादों का निपटारा होगा, नए तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो क्लियर होगा ना कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अब सरकारी ज़मीन पर भी वक्फ बोर्ड दावा करता है, लाखों एकड़ ज़मीन है जिस पर वक्फ बोर्ड कहता है कि मेरी है, हमको मिली है। तो पहले तो राजा होते थे, सुल्तान होते थे, भाई मुख्य कानून था, ये गांव आपका, वो गांव आपका, ये गांव आपका। अरे अब वो जिस गांव में 500 साल से लोग रह रहे हैं, 1000 साल से, उनको आप कैसे खाली करा देंगे, कैसे उसको ले लेंगे? सरकारी ज़मीन जो है उस पर आप कैसे कब्जा कर लेंगे? तो ये जो संशोधन बिल आ रहा है अब इसमें है कि सरकारी भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति नहीं मान सकता है, सरकारी ज़मीन पर कोई दावा नहीं कर सकता है, और उसको अब प्रक्रिया के तहत अपने संपत्ति का पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो अभी तो पंजीकरण कराना ही नहीं है, मुख्य कानून है कि भाई ये ज़मीन मेरा है, ये गांव मेरा है, तो हो गया। अब गांव वाला साबित करे कि नहीं ये गांव मेरा है, वक्फ बोर्ड की नहीं। कितना मुश्किल काम है दीपक। मुझे लगता है कि ज़्यादा संपत्ति भी हो जाती है तो विवाद पैदा होता है। तो वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति हो गई है, भले वो बिना पेपर के हो। वक्फ बोर्ड तो कह रहा है ना भाई कि हमारे पास 9,50,000 एकड़ ज़मीन है। वो ज़मीन अगर सरकार के भी काम आ जाए तो क्या बुराई है? सरकार केवल हिंदुओं की थोड़े है, सरकार मुसलमानों की भी है, और मुसलमानों की भावनाओं का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा सरकार को। अब मुसलमान को कहेगी सरकार कि आप मस्जिद मत जाइए, नमाज मत पढ़िए, ऐसी सरकार को भारत के लोग रहने देंगे? देखिए अभी भी भारत में सेकुलरिज्म की जड़ बहुत मजबूत है। 70% लोग ऐसे हैं जो भाईचारा चाहते हैं, वो कट्टर नहीं है। तो इतना आसान नहीं है कि सरकार जो चाहेगी वो कर लेगी। उनका डर बेबुनियाद है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी 500 पेज का रिपोर्ट दिया है जेपीसी ने, तो वो सिफारिश की गई है कि इस पूरे 25 बैठकों के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है और 500 पेज की है, और इस मसौदे में बिल को बिना संशोधन पास कराने की सिफारिश की गई है। तो संसद का सत्र चल रहा है, हो सकता है कि इसी सत्र में ये आ जाएगा तो बवाल तो मचेगा, क्योंकि नेताओं को तो राजनीति करनी है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम तो आंदोलन करेंगे, ठीक है। सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हम तो सड़क पर उतर जाएंगे, जान दे देंगे, ठीक है ना, जान ले लेंगे। तो इस तरह के बयान आएंगे नेताओं के, क्योंकि उनको तो ये दिखाना है कि वोट बैंक की राजनीति, अल्पसंख्यकों के हम सबसे बड़े हितैषी हैं, तुष्टीकरण। तो जो ये हिंदू तथाकथित हिंदू नेता हैं, यही तुष्टीकरण की नीति के तहत वोट बैंक के नज़रिए से इसको विवाद बना रहे हैं, इसको तूल दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कानून ऐसे कोई थोड़ी बना देगा भाई। उसमें तो जेपीसी की जो कमेटी है उसमें तो विपक्ष के भी नेता हैं,
केवल सरकार ही है क्या, सत्ता पक्ष के ही सांसद थोड़े हैं, वो तो हर दल के नेता हैं। और हाँ, सब लोग मिलकर के वो रिपोर्ट तैयार उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि नाहक विवाद है और नेता केवल राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वक्फ बोर्ड के नाम पर जान लेने और देने की बात करने लगे हैं। तो इस पर लगाम लगनी चाहिए। हम लोगों ने गहराई से समझा वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीन है और ये पूरा विवाद क्या है और ये विवाद किस ओर बढ़ रहा है।